एक तरफ डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और सियालकोट की असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ से तलख कलामी के चर्चे हो रहे हैं, तो दूसरी जानिब MPA खुर्रम सुहेल लगारी की ऑडियो लीक हो गई है, जिसमें वो तहसील जतोई के असिस्टेंट कमिश्नर को धमकियां देते सुनाई देते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर जतोई के साथ ऐसी बदसलूकी क्यों की गई, आज उनसे बात करते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं सैयद अली रज़ा। सियालकोट में AC सोनिया सदफ और मुआविन खसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान साहिबा के माबैन तलख कलामी हुई। उसके फ़ौरन बाद मुजफ्फरगढ़ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA खुर्रम सुहेल लगारी साहब, जो इस वक्त जहांगीर तरीन ग्रुप का हिस्सा हैं, उनकी एक तलख कलामी की ऑडियो लीक हुई, जिस ऑडियो लीक में ये वाज़े तौर पर सुना जा सकता है कि MPA खुर्रम सुहेल लगारी तहसील जतोई के असिस्टेंट कमिश्नर को ये कह रहे हैं कि मैं लड़का हूँ, मेरा क्या होगा, तुम बूढ़े हो, लोग क्या कहेंगे कि बूढ़ा मार खाकर आ गया। ये सारा मामला कैसे पेश आया? मेरे साथ इस वक्त AC जतोई अरशद विर्क मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। खुर्रम सुहेल खान साहब की जानिब से आपके साथ तलख कलामी हुई है, मामला क्या था? मामला कुछ नहीं, जो उन्होंने मुझे जुम्मे वाले दिन मैसेज किया कि मैंने रमज़ान बाज़ार विज़िट करना है, तो मैंने कहा जी आप जब जी चाहें, जब आपका जी चाहे तो आप आएँ, मैं भी मौजूद होऊंगा, मेरा फोकल पर्सन भी मौजूद होगा। तो मैं रूटीन में 2-2.5 घंटे रमज़ान बाज़ार के में मौजूद रहा जतोई में। उसके बाद मेरी असाइनमेंट थी शहर सुल्तान, वहाँ भी हमारा रमज़ान बाज़ार एक है। उसके अलावा वहाँ बनाए जा रहे हैं, बल्कि कल उसकी इफ्तिताह कर दिया गया है कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का जी। उधर और एक खिदमत हमने दही मरकज़ माल इस्टेब्लिश करना था जी। तो मेरी उधर इस सिलसिले में असाइनमेंट थी, तो मैं उधर चला गया जी। उनकी कॉल मुझे आई तकरीबन कोई 5 बजे के लगभग जी। तो मैं कॉल अटेंड करने लगा तो मीन वाइल मेरी बैटरी डाउन हो गई और मोबाइल बंद हो गया। मैंने 10-15 मिनट के बाद उन्हें कॉल की, बैक कॉल की, तो उसने मेरे साथ बदतमीज़ी शुरू कर दी कि तूने मेरा फ़ोन अटेंड नहीं किया, फ़लान है टमकान है। मैं बंदे लेके आ रहा था तो तू रमज़ान बाज़ार से गायब हो गया। मैंने कहा भाई मेरा फोकल पर्सन मौजूद है, आप जाएँ रमज़ान बाज़ार विज़िट करें, अगर कोई डेफिशिएंसी है तो पॉइंट आउट करें, हम उसको दूर करेंगे। उसने कहा नहीं मैंने तेरे साथ विज़िट करना, मैं देखता हूँ तुझे ये वो बदतमीज़ी की इंतहाई दर्जे की। मैंने टॉलरेट किया, फ़ोन बंद हो गया। फिर उसकी मुझे कॉल आई कि तू अभी किधर है, मैंने तुझे थप्पड़ मारने हैं या तुझसे थप्पड़ खाने हैं। मैंने उसे कहा कि भाई मैं थप्पड़ खाने के लिए इधर नहीं आया, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, अगर तुझे कोई मसला है तो तू जाकर रमज़ान बाज़ार चेक कर, हायर अथॉरिटीज़ को मेरी डेफिशिएंसी जो मेरी कमी कुताही उनको पॉइंट आउट कर, मुझे भी पॉइंट आउट कर, मैं दूर कर दूंगा। नहीं देखो मैंने तुझे देखना है, तू बूढ़ा आदमी है, मैं जवान आदमी हूँ, तू मुझे मार लेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुझे मैं एक थप्पड़ भी मारूंगा तो तू बेइज्जत हो जाएगा। मैंने उसे कहा कि भाई ऐसे ये वाज़े सुना जा सकता है कि मैं तो जवान हूँ, तुम बूढ़े हो, लोग कहेंगे कि बूढ़ा मार खा के वो जो पता नहीं कहाँ से वीडियो वायरल हुई है, वो उसमें मौजूद है जी, उसमें मौजूद है जी। भाई हुक्म करे। अच्छा देर कर रहा हूँ सर AC आपका। जी साहब बोले, हुक्म करे। मैंने आपको कॉल की कि मेरी तरफ से अगर कोई मसला है तो मैं हाजिर हूँ, आप जब चाहें मैं उधर आज आप आ जाएं, विजिट करवाते हैं जी। नहीं आपने मुझे बोला ना आप रेडी हो, तो मैं आ रहा हूँ। रेडी हो तो रेडी, मैंने किसी को बोला है, कभी से सबको बोल दिया क्या सर को सीधी जगह मैंने आपके सीधा ने कहा सर मैं रेडी हूँ आज है, मैंने कहा सर मैं जा रहा हूँ उनके पास। अच्छा कहाँ है मुझे बताएं, कहाँ है मुझे बताएं। नहीं मेरी को आपके साथ लड़ाई थोड़ा है जी, मैं तो इधर। सर आप लड़ाई करना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूँ, और हुक्म करें। नहीं मैंने क्यों आपसे लड़ाई करनी है, मैं लड़का हूँ, इज्जत जैसी मुझे लड़के की फिक्र नहीं है, बूढ़े आप हो। हाँ जी, खानदान में क्या बचेगा, बूढ़ा मार खा के आ गया, मैं तो लड़का हूँ, क्या जाएगा मेरा, कुछ भी नहीं जाएगा, याद रखिएगा। नहीं मैंने आपके साथ क्यों लड़ाई करनी है जी। तो मेहरबानी कीजिएगा, इज्जत के साथ रह रहा हूँ तो इज्जत के साथ रहे, ये मत सोचिए आप मुझे नाहक करके आप बड़े बन जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। चलें वो तो बाद के मामलात हैं, तो लेकिन मेरी आप बात के मामलात हैं, एक मिनट किस चीज के बात के मामलात हैं बताइए जरा। आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, मेरी ड्यूटी है आपकी जायज़ बात को मानना और आपको आना। हाँ तो मैंने कौन सी नाजायज बात की है, मेरे पास प्राइस कंट्रोल है, आपके ऊपर वाजिब है,
अब वाजिब क्या सब कुछ है, क्या मुझे विजिट कराओ, आप भाग ना जाओ भाई, मैंने कल किए ने आपको कॉल किया, आपने हामी भरी और आज गैर मौके क्यों? मैं 3 बजे तक आपका वेट करता रहा, उसके बाद मेरे शहर सुल्तान आपने नंबर बंद कर दिया जब मैंने आपको कॉल किया, शायद आपके नोटिस में होगा। वो बैटरी का मसला था, मैंने आपको बैक कॉल की ना, फिर आपको पता ही है। पहले कॉल उठाई उसके बाद बैटरी का मसला हुआ, बस नहीं, कर दे, मैंने बैक कॉल की नहीं आपको। बस कर दे, ये बात में आपको बासित भी काम नहीं आएगा, याद रखिएगा। हाँ जी। बासित कहेगा मैं कौन तुम कौन, याद रखिएगा बस। नहीं, मेरे लिए आप भी रिस्पेक्टेबल हैं, बादशाह सुल्तान शाह भी काश आप रिस्पेक्टेबल। ये समझते, अब कमिश्नर साहब ने खुद इंक्वायरी वो जो आपने किए ना लटकाने वाला इशू सॉल्व, कमिश्नर साहब अपने ही ऑफिस की टीम आप भेज रहे हैं, उसमें अब देखें आप इज्जत आप सही है या गलत है, वो फैसला वो टीम करेगी। ना टीम क्या- अपने गिरबान में झांकेगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। नहीं, क्या काम किया मैंने? वो जो आपने लटकाने वाले इंक्वायरी की है, जमीन वाला इशू, मैंने कौन सी इंक्वायरी की है? बिंडे मेहरबान वाला बिंडे आपके नोटिस में होगा। अब कमिश्नर साहब टीम भेज रहे हैं मंडे को अपने ऑफिस हाँ, की तो टीम भेज रहे हैं। वो तो आज भी कानों को भेजे हुए थे आपके कहने पे ही। सर मेरी बात आज आप नहीं, वो कमिश्नर साहब खुद भेज रहे थे, वो आके पैमाइशें करेगी उसमें, अगर आप गलत है फिर कमिश्नर साहब खुद इंक्वायरी बना के भेज रहे हैं आपकी। हाँ, और कमिश्नर ने मुझसे वादा किया है, वो तो मेरे सीनियर हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। मैं तो कर आपके सकते हैं ना, कर सकते हैं ना इंक्वायरी, वो भी कर सकते हैं, लेकिन आप देखिएगा फिर आप अपने बॉस को कहेंगे आपको बचाएगा, गलत नहीं करते। नहीं आप मेरे बंदू के ऊपर इंक्वायरी करे, मेरे ही बंदू को जिद करे और मेरे घर के काम ना करे, जायज काम ना करे, ये तो गलत है भाई। भाई मैंने आपका अकाउंट कभी मैंने मेरे के खिलाफ कभी कोई काम बोले, कसम उठा के बोले? चले, मैं तो ये नहीं कहता कि आपने फलां गलत किया या फलां, मुझे क्या जरूरत है, जो जायज काम होगा मैं करूंगा, जो नाजायज होगा वो मैं नहीं करूंगा, मेरी मजबूरी है। जायज काम आपका कोई बड़ा भी मेरा नहीं रोक सकता, और बताएं नहीं तो मैंने मेरा बड़ा भी आपका कोई जायज काम नहीं रोक सकते। जायज भाई काम। मैं क्यों रोकूंगा? वो मैं कह रहा हूं। जायज काम क्यों रोकूंगा मैं? आप रोक ही नहीं सकते जायज काम मेरा। नहीं, मैं किसी का भी नहीं रोक सकता, आपका तो दूर की बात है, मैं किसी का भी नहीं रोक सकता। आप जायज काम रोकने की आपकी जरूरत ही नहीं, आप ना रोको जायज काम। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सुबह सुबह मुलाकात होगी उस पे रमजान बाजारों पे। अच्छा, बहुत अच्छी मीटिंग होगी रमजान बाजारों में इंशाल्लाह, बहुत अच्छी। चलें ठीक है जी, अल्लाह खैर। 460 भी रमजान बाजार में अच्छी मीटिंग होगी, इधर भी अच्छी होगी। किधर? जतोई वाले रमजान बाजार में। नहीं तो मैं तो कहता हूँ तो ये आप जब चाहें चेक करें रमजान बाजार को। मैं सर आप सुबह ना आइएगा रमजान बाजार पे, देख लेते हैं। नहीं, आपने मेरे साथ लड़ाई करने है, आप विजिट करें, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। मैं विजिट करूंगा, मैं क्यों ना करूं, मेरा हक है, तो करें। मैं प्राइस कंट्रोल का मेंबर हूँ, मैं रिपोर्ट कर दिया आगे जाके। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आप करें, मैं तो कहता हूँ 100 दफा करें, दिन में 50 तो जैसे आज आपने कराई ना विजिट, बहुत अच्छे से मिलेंगे सुबह इंशाल्लाह दोनों बाजारों में। एक्चुअली उसे मसला ये, जब मेरी आज से 6 माह पहले पोस्टिंग हुई तो 5वें 6वें दिन ही इसने मेरे साथ बदतमीजी की, उस दिन ही। वो क्या मामला हुआ था? वो मामला हुआ था कि मैंने एक आटा चोर पकड़ा था, जो हमारी सब्सिडी का आटा है ना जी, जी वो बाज़ार से चोरी होके चला गया। मैंने उस बंदे को पकड़ा, उसे मैंने 80,000 रुपया फ़ाइन किया, 40,000 मैंने फ़ाइन किया सब्सिडी का आटा फरोख्त करने वाले को, जी। और 40,000 मैंने उसको किया जिससे मैंने चोरीशुदा आटा बरामद किया। वो कह रहा था इन बंदों को छोड़ दो, मैंने कहा नहीं छोड़ना, मैंने गलत काम इन्होंने किया, मैंने इन्हें इंतहाई सज़ा देनी है ताकि लोगों को इबरत मिले कि सब्सिडी का आटा जो गरीबों का आटा है वो चोरी नहीं करना। उस सिलसिले में उसने मेरे साथ मेरी पोस्टिंग के 4-5वें रोज़ ही बदतमीजी शुरू कर दी। पता नहीं उसे, और मैंने पता चला मुझे कि वो पहले असिस्टेंट कमिश्नर के साथ भी ऐसे ही करता रहा है। मेरा तो उसे कोई ज़ाती नाद नहीं, आप लोगों से पूछे, मेरी पूरी तहसील से पूछे। मेरा ऊपर चैलेंज है कि मेरी पूरी तहसील से मेरी इंटेग्रिटी के बारे में, मेरी वर्किंग के बारे में, मेरी तहसील में 24 आवर्स अवेलेबिलिटी के बारे में पूछें कि हाउ आई एम वर्किंग। पहले सोनिया सदफ का मामला सियालकोट में उठा, फिर अब अरशद विक का मामला पेश आया तहसील जतोई में। आप समझते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है ये पॉलिटिसाइज हो रही है? नहीं 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 नहीं, ये मैं तो सदफ का तो मुझे पूरा नहीं इल्म कि उनका क्या, मैंने भी क्लिप्स ही देखी हैं जैसे आपने देखी हैं, तो इसका एटीट्यूड बिहेवियर ऐसा है जी। खुरम सेलगारी साहब, बाकी भी तो MNA साहब हैं, सैयद बासुस्तान बुखारी हैं, उनकी वालदा मोहतरमा हैं, इधर अलीपुर के 2 हमारे गुपांग बरादरान हैं, सैयद रज़ा बुखारी साहब, उनका इलाका भी आता है। उनसे मेरा एटीट्यूड, मेरा बिहेवियर, मेरा वर्किंग रिलेशनशिप विद पॉलिटिकल फिगर्स
पूछें, और मेरे डिप्टी कमिश्नर साहब से मेरे बारे में पूछें, मेरे कमिश्नर साहब से पूछें, मेरे हाई अप से पूछें, इवन मैं तो चैलेंज करता हूँ एजेंसी से पूछें। इस सारे मामले के बाद जब आपके साथ इस तरह की तलख कलामी हुई, आपको ये कहा जा रहा है कि मैं आपको थप्पड़ मारने के लिए आ रहा हूँ, तो फिर आपका रिएक्शन क्या था? मेरा रिएक्शन तो कुछ नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने अपने गांव से अपने कजन्स, अपने भाई, मैंने अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स बुला लिए हैं, वो 24 आवर्स मेरे साथ होते हैं। मैं अपनी इज्जत पे तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। जब तक मैं इधर हूँ, सबसे पहले मेरी रिस्पेक्ट, उसके बाद बाकी मामला। और गवर्नमेंट की हिदायत भी यही है कि इज्जत नफ्स को मजरूह नहीं होने देना चाहिए। क्या आप अब कोई मुकदमा दर्ज करवाएंगे इनके खिलाफ? नहीं, वो गवर्नमेंट देखेगी जी। वो हमारे सीनियर्स बैठे हैं ना, सबको पता है, चीफ सेक्रेटरी साहब को पता है, कमिश्नर साहब को पता है, डिप्टी कमिश्नर साहब को पता है। जैसे वो मुझे हिदायत देंगे करेंगे। अभी इतनी नौबत नहीं आई। मीडिया के ऊपर सारा दिन यही ट्रायल होता रहा है, इसी मामले के ऊपर बात होती रही है, डिस्कस होता जा रहा है ये मामला। तो आप समझते हैं कि आपकी जानिब से कोई मुकदमा दायर होना चाहिए? नहीं, हमारी उनके साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं। मैं तो 500 किलोमीटर दूर से आके बैठा हूँ। मेरी अगर ज़ाती दुश्मनी होती तो मैं मुकदमा कराता। मैं अपनी वर्किंग कर रहा हूँ, जो मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो मेरे हायर अथॉरिटीज़ की डायरेक्शंस है, आई हैव टू इम्प्लीमेंट। इस सारे मामले के बाद हायर अथॉरिटीज़ ने आपसे यकीनन रब्ता किया होगा उनके स्टाफ की जानिब से, तो क्या कहा गया है आपको? हमारी सीनियर्स ने हमें यही कहा है कि आप अपनी ड्यूटीज़ को सर अंजाम दें, विजिलेंटली करें। अगर कोई डेफिशिएंसी है तो फ़ौरन उसे दूर करें, लोगों की खिदमत करें, 24 आवर्स अवेलेबल हैं अपनी तहसील में, जितना लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं करें। अरशद बेग, आपका इस सिविल सर्विस में कितने साल का तजर्बा है? मेरा 30 ईयर्स का तजर्बा है। 30 ईयर का आपका तजर्बा है, और शायद कुछ 26 साल के जवान हैं MP खुर्रम सुहेल खान लगारी साहब। जब वो आपके ऊपर इस तरह भरम हुए तो उनके रवैये से दिल टूटा, तकलीफ हुई? तकलीफ तो हुई है भाई, तकलीफ तो हुई है कि मैं ऑनेस्टली हार्ड वर्किंगली इधर काम कर रहा हूँ और लोगों की खिदमत कर रहा हूँ, अपना दीनी फरीज़ा और अपना ऑफिशियल ड्यूटी भी समझ के। लेकिन अगर कोई बंदा बदतमीज़ी करता है तो उसका अजर उसे अल्लाह देगा। मैं नहीं समझता कि मेरी बेइज्जती हुई है, मैं यही समझता हूँ कि वो डिग्रेड हुआ है जी, और अल्लाह ताला उसे हिदायत दे। मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला उसे हिदायत उस ऑडियो कॉल के अंदर आप मुसलसल सुना जा सकता है कि आप मुसलसल अपनी सफाइयाँ पेश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मेरे पास बैटरी ख़त्म हो गई थी मोबाइल की। तो सर, इतना सब्र? देखिए भाई, ये हमारी ऑफिशियल मजबूरियाँ हैं। अगर मैं अपना टेम्परामेंट लूज़ कर दूँगा तो फिर मेरे और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा। मैं पढ़ा लिखा, मैं ज़िम्मेदार अफसर हूँ, तो मैं तो किसी सूरत का अपना टेम्परामेंट लूज़ नहीं करूँगा, बर्दाश्त करूँगा आखिरी हद तक। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ऑफ सिविल सर्विस, आप समझते हैं कि इस मामले की कोई शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि किसी और इस तरह के असिस्टेंट कमिश्नर के साथ इस तरह का कोई वाक़या पेश ना हो कि मुशीरान की जानिब से या MPs की जानिब से इस तरह का रवैया रखा जाए? मेरा ख्याल है कि मेरे सीनियर्स देख रहे होंगे और यकीनन देख रहे होंगे, और हमें उनकी तरफ से पूरी सपोर्ट हासिल है कि आपने अपना टेम्परामेंट लूज़ नहीं करना। आप गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक अपने फ़रज़ सर अंजाम दें, किसी से खैफ ना होएं। लेकिन जो ड्यू रिस्पेक्ट है हर MPs की, MNAs की और रिस्पेक्टेबल्स की, इवन कॉमन सिटीज़न की, उसको ड्यू रिस्पेक्ट दें। वो हमारा फ़र्ज़ है, हम देते रहेंगे। अब भी वो मुझसे रब्ता करेगा तो मैं इंशाल्लाह उसे जो उसकी ड्यू रिस्पेक्ट है खुर्रम सुहेल लगारी साहब की, उनको दूँगा जी। मैं ड्यूटी बाउंड हूँ इस चीज़ का जी। वो भी पब्लिक इलेक्टेड हैं, आप भी यहाँ पर पब्लिक सर्विस के लिए बैठे हुए हैं, तो आप उनकी जानिब से कोई अपोलोजाइज़, कोई ऐसा एक्सक्यूज़ किया गया कि मैंने आपके साथ इस तरह की तलख कलामी की है, आप उम्र में भी बड़े हैं मेरे से, तो मैं आपसे इसका मतलब माज़रत? जी नहीं, उनकी तरफ से मेरे साथ कोई रब्ता नहीं हुआ जी। मैं अवेलेबल हूँ, अपने दफ्तर अवेलेबल हूँ, अपने फील्ड में अवेलेबल हूँ। मैं तो पिछले 2 माह से घर भी नहीं गया जी। हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत है कि कोई बंदा पर्टिकुलरली रमज़ान शरीफ में 1 मिनट के लिए अपना हेडक्वार्टर नहीं छोड़ेगा। तो हम अवेलेबल हैं जी, अवेलेबल रहेंगे इंशाल्लाह। जैसे हमारे सीनियर्स की हिदायत आएंगी, हुक्म आएंगे, हम उनकी अबजावरी लाएंगे जी, उनकी इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे जी। चलें जी, आपसे बात हुई, बहुत शुक्रिया। कोई ऐसा पैगाम जो आप देना चाहें इस हवाले से? मेरा पैगाम तो यही है, अखलाक को हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए।
एसी अरशद विर्क साहब से हमने गुफ्तगू की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये मामला जो तलख कलामी का है, ये जो बरहमी का मामला है खुर्रम सुहेल खान लगारी साहब का और अरशद विर्क साहब का, इसकी वजह क्या बनी। आपके आसपास अगर कोई ऐसी स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज उर्दू पॉइंट पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।